प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ थॉमस होब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। थॉमस होब्स एक समझौतावादी विचारक है और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विशेष स्थान है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के विपरीत है। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है, लेकिन सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया, बल्कि राज्य का निर्माण मनुष्य ने सोच समझकर एक समझौते के द्वारा किया है। इस समझौतावादी विचारकों में सर्वप्रथम नाम थॉमस होब्स का आता है। थॉमस होब्स इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध विद्वान था और इंग्लैंड में 1642 ईस्वी में गृह युद्ध हुआ और इस गृह युद्ध में इंग्लैंड के शासक चार्ल्स प्रथम की हत्या कर दी गई और थॉमस होब्स चार्ल्स प्रथम का शिक्षक था, इसलिए चार्ल्स प्रथम की हत्या का प्रभाव उसके दिलो दिमाग पर बहुत ज़्यादा पड़ा। 1657 ईस्वी में थॉमस होब्स की पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम है लेवियाथन। इस पुस्तक में थॉमस होब्स ने राज्य की उत्पत्ति संबंधी अपने विचारों का वर्णन किया है। होब्स के राज्य उत्पत्ति सिद्धांत को समझने के लिए 3 चीज़ों को जानना जरूरी है। उनमें है मानव स्वभाव की व्याख्या, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन और सामाजिक समझौते का वर्णन। सर्वप्रथम है मानव स्वभाव की व्याख्या। होब्स के अनुसार मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, झगड़ालू है, दूसरे लोगों से घृणा करता है, द्वेष की भावना रखता है, हमेशा संघर्ष में लगा रहता है, दूसरों के प्रति प्रेम व सद्भाव की भावना बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा समझदार और बड़ा मानता है। इस प्रकार होब्स के अनुसार मनुष्य स्वभाव से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरी बात है इसमें प्राकृतिक अवस्था। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था है जिसमें राज्य का जन्म नहीं हुआ था, यानी कि उस समय कोई भी राज्य, कोई भी राजा नहीं होता था। मनुष्य जंगली पशुओं की भांति घूमता रहता था। होब्स ने बताया कि यह प्राकृतिक अवस्था बड़ी दुख की अवस्था थी। इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और इस प्राकृतिक अवस्था में एक दूसरे को जान से भी मार देते थे मनुष्य, और उनको कोई सजा देने वाला नहीं होता था क्योंकि राज्य का जन्म उस समय में नहीं हुआ था। इस प्राकृतिक अवस्था को होब्स ने कीड़े मकोड़ों की भांति बताया है कि जिस प्रकार कीड़े मकोड़े आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, खाते हैं, इसी प्रकार की प्राकृतिक अवस्था थी, यानी कि एक युद्ध की अवस्था थी प्राकृतिक अवस्था। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन बड़ा दुखी था। इसमें तीसरे नंबर के ऊपर आता है सामाजिक समझौता। होब्स के अनुसार इस प्राकृतिक अवस्था के नरकीय जीवन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों ने एक समझौता किया। इस समझौते को सामाजिक समझौते के नाम से जाना जाता है। सभी व्यक्ति एक जगह के ऊपर एकत्रित हुए और प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ये कहा कि मैं अपने सभी अधिकार उस व्यक्ति को सौंपता हूँ
जो व्यक्ति इस सभा में नहीं है, इस शर्त पर कि आप भी अपने सभी अधिकार उस व्यक्ति को सौंपने के लिए तैयार होंगे। इस प्रकार एक एक करके सभी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार और शक्तियां अपने ऊपर शासन करने के लिए उस व्यक्ति को सौंप दी जो सभा में उपस्थित नहीं था, यानी कि उसके ऊपर किसी प्रकार का समझौता लागू नहीं होता। और इस समझौते से शासक का निर्माण हुआ और राज्य की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार इस वर्णन से हाब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। विशेषताओं में सर्वप्रथम विशेषता है समझौता एक पक्षीय है, यानी कि समझौते में केवल जनता शामिल है, राजा इस समझौते में शामिल नहीं था और यह समझौता राजा के ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं होता। कोई भी शर्त राजा को बाधित नहीं करती, राजा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। दूसरी विशेषता है निरंकुश शासक। हाब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार शासक निरंकुश है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, वह अपनी मर्जी से काम कर सकता है और शासक के मुख से निकले शब्द ही कानून हैं और उन कानूनों की पालना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। और अगर कोई व्यक्ति उसके कानूनों की पालना नहीं करता है तो शासक उसको कड़े से कड़ी सजा दे सकता है। अगली विशेषता है जनता को कोई अधिकार नहीं है। हाब्स के अनुसार शासक के विरुद्ध जनता को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। अगर शासक जनता की हितों की रक्षा नहीं करता है, जनता की भावनाओं के अनुसार, अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है या जनता के ऊपर अत्याचार करता है, फिर भी जनता शासक के आदेशों की उल्लंघना नहीं कर सकती और शासक को पद से हटाने का अधिकार जनता के पास बिल्कुल भी नहीं है। अगली विशेषता है समझौता चिरस्थायी है, यानी कि कुछ समय के बाद समझौता खत्म होने वाला नहीं है। यह समझौता उन लोगों पर तो लागू है ही जिन्होंने इस समझौते को स्वीकार किया है, उसके अलावा आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी समझौता लागू रहेगा और आने वाली पीढ़ी भी समझौते की उल्लंघना नहीं कर सकती। अगली विशेषता है प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है। हाब्स के अनुसार राज्य का निर्माण इसीलिए किया गया था कि व्यक्ति का जीवन संकट में था। समझौता होने के बाद, राज्य का निर्माण होने के बाद जीवन की सुरक्षा जो है वो सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ भी कार्य कर सकता है और अगर राजा व्यक्ति के, मनुष्यों के जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकता तो फिर व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की भी शरण ले सकते हैं या उस राजा से अलग हो सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि राजा किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड तो दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या का आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और उस जीवन की सुरक्षा करना शासक का दायित्व है। इस प्रकार इन विशेषताओं को जानने के बाद इस सिद्धांत की अनेकों कमियां स्पष्ट होती हैं। जैसे समझौता एक पक्षीय नहीं हो सकता और हाब्स ने बताया कि समझौते में केवल जनता शामिल थी, राजा इसमें शामिल नहीं था, राजा के ऊपर ये लागू नहीं होता। तो समझौते में दो पक्षों का होना जरूरी है और समझौते की प्रत्येक शर्त दोनों पक्षों के ऊपर
समान मात्रा में लागू होती है, लेकिन इस प्रकार की बात हाब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में देखने को नहीं मिलती है। दूसरी बात, इसमें मानव स्वभाव की जो व्याख्या की गई है वो गलत है। हाब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, झगड़ालू, दूसरों से संघर्ष करने वाला, घृणा करने वाला, द्वेष की भावना रखने वाला बताया है। ये सब मान लो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, दयालुता की भावना भी पाई जाती है, जिसका हाब्स ने कोई वर्णन नहीं किया है। इस प्रकार मानव स्वभाव की भी हाब्स ने एक पक्षीय व्याख्या की है। अगली बात, हाब्स ने बताया कि उस समय में मनुष्य आपस में लड़ता झगड़ता रहता था, कीड़े मकोड़ों की भांति मनुष्य का जीवन था, किसी प्रकार की कोई जागरूकता नहीं थी उसके अंदर, अवेयरनेस नहीं थी। तो समझौता बिना अवेयरनेस के कैसे हो गया? राजनीतिक जागरूकता के अभाव में किसी भी समझौते की कल्पना नहीं की जा सकती। यह भी थॉमस होब्स के सिद्धांत में एक मोटी कमी है। दूसरी बात, यह सिद्धांत इतिहास में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलता। कोई प्रमाण ऐतिहासिक नहीं है कि मनुष्य एक जगह के ऊपर एकत्रित हुए और उन्होंने इस प्रकार से राज्य का निर्माण किया। तो यह सिद्धांत पूरी तरह से काल्पनिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत प्रजातंत्र की खिलाफत करता है, स्वतंत्रता का विरोधी है, राजा को अधिकार प्रदान करता है, जनता को कोई भी अधिकार नहीं देता है राजा के खिलाफ। तो आधुनिक समय में तो इस सिद्धांत की बिल्कुल भी वकालत नहीं की जा सकती। लेकिन अगर उस समय की इंग्लैंड की परिस्थिति को देखा जाए, जिस समय में थॉमस होब्स ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, उस समय इंग्लैंड एक भयानक दौर से गुजर रहा था। गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, राजा की हत्या हो गई थी, चारों तरफ अव्यवस्था ही अव्यवस्था थी, अराजकता फैली हुई थी। और इस अव्यवस्था और अराजकता को ठीक करने के लिए सर्वाधिकार प्राप्त एक मजबूत शासक की सख्त जरूरत थी। देख करके थॉमस होब्स ने एक मजबूत, एक कठोर राजा की स्थापना की, ताकि जनता के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके।